अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुश आमदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ ज़ुहुल अलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और मुख्तलिफ राज्यों या रियासतों या यूटीज़ में जो इंतखाबात थे वो आज मुकम्मल हुए। वोटिंग बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल हुई और उसके बाद एग्ज़िट पोल्स मुख्तलिफ एजेंसियों ने जारी किए और ये जो एग्ज़िट पोल्स हैं इनमें वाज़िया बरतरी भारतीय जनता पार्टी को हासिल है, खासकर आसाम और मगरबी बंगाल में। आसाम जहां लगातार उनकी ही सरकार है, लेकिन तीसरी बार ऐसा लग रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से वहां के मुख्यमंत्री रहेंगे। तीसरी बार बीजेपी की सरकार वहां पर होगी और इसी तरीके से मगरबी बंगाल में भी तारीख रकम होने जा रही है, क्योंकि मगरबी बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। ये अभी एग्जिट पोल्स में दावा किया जा रहा है, लेकिन इंतज़ार करना होगा हतमी नताइज का, जो कि 4 मई को आएंगे। लेकिन आज जो मुख्तलिफ एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए उसके मुताबिक खासकर मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। 294 नशस्तों पर मुश्तमिल मगरबी बंगाल असम्बली के इंतखाबात यहाँ 2 मरहलों में मुकम्मल हुए। वोटों की गिनती 4 मई को होगी, लेकिन मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक हुक्मरान जमात यानी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान सख्त टक्कर देखने को मिल रही है। कुछ एजेंसियों जैसे पीपल्स प्लस ने ममता बनर्जी की क़यादत में टीएमसी को वाज़ा बरतरी देते हुए 177 से 197 नशस्तों की पेशगोई की है, जबकि बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिलने का अंदाज़ा जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब मॉटरेज और पी मार्क जैसे एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी को 150 से ज़ायद नशस्तें मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक मजमूई रुझान बीजेपी के हक में झुकता दिखाई दे रहा है, जो पहली बार रियासत में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। मगरबी बंगाल में इक़्तिदार की जंग फिलहाल इंतहाई सख्त और गैर यकीनी मरहले में दाखिल हो गई है। सियासी मुहिम में टीएमसी की क़यादत खुद ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने की, जबकि बीजेपी की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी, अमित शाह, दीगर मरकज़ी रहनुमा सरगर्म रहे। लेकिन इंतज़ार करना होगा 4 मई का, जब हतमी फैसला आएगा, जिसके बाद ही ये वाज़ा होगा कि एग्जिट पोल्स किस हद तक दुरुस्ती साबित हुई है। इसी तरीके से केरला, असम, तमिलनाडु वहाँ पर या पौंडीचेरी वहाँ पर भी इंतखाबात के बाद एग्जिट पोल जारी किए गए। आसाम के हवाले से अहम पेशगोइयाँ सामने आई है, जिनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आसाम में तीसरी बार हुकूमत बनाने की पोजीशन में दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में कायम इत्तेहाद असम असम्बली में वाज़ा अक्सरियत हासिल करते हुए मुसलसल तीसरी बार इक़्तिदार संभाल सकता है। रियासत के 126 रुकनी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए 61 नशस्तें दरकार है, जबकि मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स में बीजेपी इत्तेहाद को इससे कहीं ज़्यादा नशस्तें मिलने की पेशगोई की जा रही है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 88 से 100 नशस्तें मिल सकती है, जो इसे बाआसानी हुकूमत बनाने के काबिल बनाती है। दूसरी जानिब मैट्रिक्स के अंदाजों में बीजेपी इत्तेहाद को 85 से 95 नशस्तों के दरमियान कामयाबी मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत में असल मुकाबला बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान देखा गया, जहां बीजेपी की क़यादत वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की जानिब से साबिक़ वज़ीर आला मरहूम तरुण गोगोई के साहिबजादे गुरु गोगोई नुमाया चेहरे के तौर पर सामने आए थे। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 24 से 36 नशस्तें मिलने की तवक्का है, जबकि दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में 6 से 12 नशस्तें आ सकती हैं। तो कुल मिलाकर आसाम में तीसरी बार एग्जिट पोल के मुताबिक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। साथ ही साथ तारीख रकम होने जा रही है मगरबी बंगाल में, जहां पहली बार टीएमसी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि वहां पर भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। इस तरीके के इम्कान अभी जाहिर किए जा रहे हैं। जो एग्जिट पोल जारी किए गए उसमें ये दावा किया गया है कि मगरबी बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। और इसी तरीके से जो दीगर जहां पर असम्बली के इंतखाबात मुकम्मल हुए, खासकर केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी में, वहाँ पर भी जो इलाकाई सियासी जमातें हैं उनका दबदबा बरकरार दिखाई दे रहा है। लेकिन ख़ास तौर पर जो सबकी नज़रें असम और मगरबी बंगाल में थी, जहाँ पर असम में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो दूसरी तरफ से मगरबी बंगाल में भी तारीख रकम होने जा रही है, जहाँ पर मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल्स के मुताबिक मगरबी बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनने वाली है। लेकिन इंतजार करना होगा 4 मई का, जब बाज़ाब्ता तौर पर हतमी नताइज सामने आएंगे।
बात जब इंतखाबात के हवाले से हैं तो बात जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की भी करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से इंतज़ार करना पड़ेगा। ख़ासकर पंचायत इंतखाबात के हवाले से भी मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पंचायत वोटर लिस्ट नज़रसानी की आखिरी तारीख में मज़ीद तौसी कर दी गई है। कराने की डेडलाइन 5 मई तक बढ़ा दी गई है। 2 और 3 मई को खुसूसी कैंपस का इनेकाद होगा और फिर हतमी वोटर लिस्ट 21 मई को शाया हो सकती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत इलेक्टोरल रूल्स 2026 की नज़रसानी के लिए दावे और एतराज़ात जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी करते हुए इसे 5 मई 2026 तक बढ़ा दिया है, जबकि 1 अप्रैल 2026 को क्वालिफाइंग तारीख मुकर्रर की गई। कमीशन की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक ये तौसी मुख्तलिफ अजला की दरख्वास्तों के पेश नज़र की गई है और ये नज़रसानी शुदा शेड्यूल 25 मार्च 2026 के नोटिफिकेशन का तसलसल है। नए शेड्यूल के तहत वोटर लिस्ट में नाम के अंदराज, अखराज, तस्रीह या मुंतकिली के लिए दावे और एतराज़ात 5 मई तक जमा कराए जा सकते हैं। हुकाम के मुताबिक 2 और 3 मई को पोलिंग बूथ सतह पर खुसूसी कैंपस मुनक़्क़द किए जाएंगे, जहां पंचायत इलेक्शन बूथ अफसरान और असम्बली BLO ज़रूरी फार्म्स और मुसवदा वोटर लिस्ट के साथ मौजूद रहेंगे ताकि वोटर की रहनुमाई की जा सके। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 14 मई तक तमाम दावों और एतराज़ात को निपटाएंगे, जबकि हतमी पंचायत वोटर लिस्ट 21 मई को जारी किए जाएंगे। कमीशन ने मुतल्लिक हुकाम को हिदायत दी है कि वो नज़रसानी शुदा शेड्यूल पर सख्ती से अमल करे और गाँव की सतह तक इसकी भरपूर तशहीर को यकीनी बनाएं ताकि कोई भी अहल वोटर शामिल होने से महरूम ना रहे। यानी अगरचे इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हतमी वोटर लिस्ट 21 मई को शाया होगा। उसके बाद ही पंचायत इंतखाबात के हवाले से मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है, तारीख का ऐलान हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल 21 मई तक हतमी वोटर लिस्ट सामने आने का इम्कान है। बात इंतखाबात के हवाले से हो रही है तो बात जम्मू कश्मीर की तरक्की की भी करते हैं, कनेक्टिविटी की भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के तारीख का कल का दिन जम्मू कश्मीर की तारीख में एक बड़ा दिन साबित होगा, क्योंकि जो ख्वाब कई बरसों से लोगों ने देखे थे वो ख्वाब अब मुकम्मल होने जा रहा है। जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का कल बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह होगा। मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव इस अहम प्रोजेक्ट का कल इफ्तिताह करेंगे और फिर अवामी सर्विस यानी लोग इस ट्रेन का इस्तेमाल 2 मई से बाज़ाब्ता तौर पर इस ट्रेन का वो फ़ायदा उठाएंगे, इसकी सर्विस का वो फ़ायदा उठाएंगे। और ये खुसूसी ट्रेन होगी जो 20 कोचेज़ पर मुश्तमिल जदीद ट्रेन होगी और ये बड़ा तारीखी कदम या तारीखी जो कई बरसों से ख्वाब देखा जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सच साबित हो रहा है, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर अब जम्मू से श्रीनगर ये ट्रेन चलेगी, जिससे न सिर्फ सफ़र में आसानी होगी बल्कि जम्मू कश्मीर की माशियत और जम्मू कश्मीर की तरक्की को भी फ़रोग मिलेगा। तो इसलिए कल का दिन काफ़ी अहम दिन है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए। मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव कल जम्मू ता श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस जदीद 20 कोचेज़ पर मुश्तमिल ट्रेन की अवामी सर्विसेज फिर 2 मई से शुरू होंगी, यानी 2 मई से आप इसमें सफ़र कर सकते हैं। ये ट्रेन जम्मू तवी से श्रीनगर के दरमियान 267 किलोमीटर तवील दुश्वार गुजार पीर पंचाल पहाड़ी सिलसिले को अबूर करते हुए चलेगी, जबकि एक और ट्रेन श्रीनगर से जम्मू की जानिब रवाना होगी। हुकाम के मुताबिक ये सर्विस हफ्ते में 6 दिन दोनों सिमतों में चलाई जाएगी, जबकि मंगलवार को ऑपरेशन मुअत्तल रहेगा, यानी मंगलवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी। इब्तिदाई सफ़र के लिए ट्रायल रन पहले ही जम्मू और वैष्णो देवी कटरा के दरमियान कामयाबी से मुकम्मल किया जा चुका है। इससे कबल आपको याद होगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 6 जून 2025 को कटरा से श्रीनगर तक रेलवे सर्विस का इफ्तिताह किया था और अब इस तवसी के साथ जम्मू तवी तक बराह रास्त राब्ता मुकम्मल हो गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक वंदे भारत एक्सप्रेस में जदीद सहूलियात जैसे काउच सेफ्टी सिस्टम, GPS पर मबनी इंफॉर्मेशन सिस्टम, घूमने वाली नशस्तें शामिल है जो मुसाफिरों को आलमी मयार का सफ़र फराहम करेंगी। हुकाम का कहना है कि ये मनसूबा जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बदल कर रख देगा, सयाहत और माशत को फ़रोग देगा और खित्ते की तरक्की में एक अहम संग मेल ये साबित होगा और ये एक बड़ी सौगात होगी मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि जो बरसों से ख्वाब देखा गया था वो अब पूरा होने जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर अब ट्रेन सीधा
जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू चलेगी और इससे एक तो सफ़र में आसानी होगी, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर का सफ़र फिर 3 से 4 घंटों में तय होगा। और साथ ही साथ फिर आप देखेंगे कि वक्त की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी, और बाज़ाब्ता तौर पर आप इस सहूलत का फ़ायदा फिर 2 मई से उठा पाएंगे। आप अपनी टिकटें बुक करेंगे और उसके बाद ही आप इस सहूलत का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, बात रेल राब्ते के हवाले से हो रही है, तो बात बसों की भी आपके सामने रखते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट की भी आपके सामने रखते हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमे ट्रांसपोर्ट ने अवामी नकलो हमल के किरायों में इजाफा करते हुए नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जिसके तहत मुख्तलिफ अकसाम की कमर्शल मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 18% तक इजाफा किया गया है। यानी जो आप किराया दे रहे थे उसमें अब 18% इजाफा किया गया। इस फैसले का इतलाक बड़ी बसों, मीडियम और मिनी बसों, टैक्सी, कैब, मीडियम और प्रीमियम कैटेगरी, पेट्रोल ऑटो रिक्शा और स्टेज कैरिज गाड़ियों पर होगा, जबकि ई रिक्शा और ई ऑटो के किराए भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक ई रिक्शा का किराया 15 रुपये फ़ी किलोमीटर और ई ऑटो के लिए पहले किलोमीटर के 25 रुपये, जबकि उसके बाद 20 रुपये फ़ी किलोमीटर तय किए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि ये फैसला बढ़ती हुई लागत के पेश नज़र लिया गया है और नए किरायों का निफाज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ज़रिए किया जाएगा। यानी इस तरीके से अब आपको जब आप सफ़र करेंगे तो इसका असर बराह रास्त आपकी जेब पर पड़ेगा, क्योंकि 18% मज़ीद किराया आपको अदा करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, बात ट्रांसपोर्ट के हवाले से हो रही है तो बात बिजली के हवाले से भी करते हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तवानाई के शोबे में शफाफियत और बिजली के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकारी दफातर और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स की तनसीब के अहकाम जारी कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक इस फैसले का मकसद बिजली के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोकना, अखराजात में कमी लाना और तवानाई के शोबे में जदीद निज़ाम को फ़रोग देना है। इन स्मार्ट मीटर्स के ज़रिए बिजली के खपत की रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी, जबकि अदायगी का निज़ाम भी ज़्यादा शिफाफ और आसान हो जाएगा। हुकाम का कहना है कि इब्तदाई मरहले में ये निज़ाम बड़े सरकारी दफातर और अहम पब्लिक सेक्टर इदारों में नाफिज किया जाएगा, जिसके बाद इसे मरहला वार दीगर इदारों तक तोसी दी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम न सिर्फ बिजली के बिलों की बरवकत अदायगी को यकीनी बनाएगा, बल्कि तवानाई के ज़िया में भी वाज़ह कमी लाएगा। हुकूमत ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि तनसीब का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि नए निज़ाम के फ़वाइद फौरी तौर पर हासिल किए जाएंगे। यानी अब ये जो स्मार्ट मीटर है ये सिर्फ रिहायशी घरों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि दफ्तरों में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर जो है वो नस्ब किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोक भवन जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा इजलास की आज सदारत की, जिसमें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और आइंदा अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियों पर गौर किया गया। इजलास में सीनियर पुलिस और इंतजामी अफसरान ने शिरकत की, जिनमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात भी शामिल थे। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल और मरबूत सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। हुकाम के मुताबिक इजलास में जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। खास तौर पर उस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान ज़ायरीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए और यात्रा का इनेकाद पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से हो। इजलास में हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त करने, पेशगी हिफाजती इक़दाम को मज़ीद मौसर बनाने और हमा वक्त चौकस रहने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस मौका पर मंशियात के खात्मे से मुतल्लिक मुहिम का भी जायज़ा लिया गया। हुकाम ने बताया कि मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ करने और अवामी बेदारी मुहिम को फ़रोग देने के इकदाम ज़ेर गौर आए, ताकि ख़ित्ते में मंशियात के इस्तेमाल पर काबू पाया जा सके। इजलास में इंसदादी मंशियात मुहिम को मज़ीद मजबूत बनाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों को मौसर बनाने पर भी
तबादला ख्याल किया गया। ऑफिसर्स हैं उनका आना यहाँ पर लगातार जारी है और ये बड़ी बैठक आज दरबार आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की सियासत की करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में उर्दू ज़बान को रेवेन्यू महकमे की भर्ती कवानीन से हटाने के मामले पर सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP ने हुकूमत की वजाहत को मुस्तरद करते हुए इसे झूठा और गुमराह कुन करार दिया है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई 2025 के नोटिफिकेशन के तहत पहले तहसीलदार और पटवारी जैसे ओहदों के लिए उर्दू ज़बान लाजमी थी, तब 14 अप्रैल 2026 को जारी एक नई नोटिफिकेशन के जरिए इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। इल्तिजा मुफ्ती ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत खामोशी से उर्दू ज़बान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और ये इकदाम खित्ते के रेवेन्यू निज़ाम में बैरूनी मॉडल नाफिज करने की कोशिश का हिस्सा है। Chief Minister and as someone who heads the Revenue Department, he took out an order कि आज से हम जो भी डिजिटाइजेशन है, रेवेन्यू के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम इंग्लिश में ही डिजिटाइज करेंगे। यानी उर्दू की जो डिजिटाइजेशन है, डिस्पाइट नोइंग कि जो भी हमारे रेवेन्यू के सारे रिकॉर्ड्स हैं इतने सालों से, 100 सालों से, वो सारे उर्दू में रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूं कि आपने ऐसा ऑर्डर 9 जुलाई 2025 को क्यों निकाला एज रेवेन्यू मिनिस्टर विच स्टेटेड कि आप डिजिटाइजेशन बस अंग्रेजी में करेंगे, उर्दू को आपने निकाल फेंका। और हम सब जानते हैं उसके बाद हमें बहुत सारे कॉल्स आए, वो तहसीलदार के हों, पटवारी के हों, कि जो डिस्क्रिपेंसीज थी वो बढ़ गई। आपने एक हरियाणा का मॉडल यहाँ लागू किया, आपने इंग्लिश थोपी रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, डिस्पाइट नोइंग कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स उर्दू में हैं। दूसरी चीज, SRO 74 के तहत 2009 तक जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट्स होती थी तहसीलदार या पटवारी के, उसमें इट वाज एसेंशियल फॉर अ ग्रेजुएट टू अप्लाई विद नॉलेज ऑफ उर्दू। यानी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई तभी कर सकते थे जब आप उर्दू में फ्लुएंट हैं। 2026 में अप्रैल में अंडर उमर साहब गवर्नमेंट एज बिकॉज रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है, उमर साहब ने एक ऑर्डर निकाला और मैं ये आप सबको एक कॉपी दूंगी। और ये इनने नोटिफिकेशन 14 अप्रैल 2026 में निकाली, जिसके तहत उनने SRO 74 रेवेन्यू रिक्रूटमेंट सर्विसेज के रूल्स चेंज कर दिए। चेंजेस क्या आए कि अगर आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट है एंड यू आर अप्लाइंग फॉर पटवारी या तहसीलदार जॉब, आपको बस ग्रेजुएट होना है, उर्दू की नॉलेज आपको चाहिए ही नहीं। आप खुद देख सकते हैं, ये उमर साहब ने एक नोटिफिकेशन ऑर्डर की जिसके तहत any graduate from any recognized university can apply for a तहसीलदार, can apply for a पटवारी। तो ये जो नोटिफिकेशंस हैं आपने इश्यू की और आपने पब्लिक को बस 2 हफ्ते दिए, चुपचाप में अंधेरे में आपने ये ऑर्डर निकाला एज रेवेन्यू मिनिस्टर। और ना कोई सरकारी अखबार में एड्स निकला, ना पब्लिसिटी मिली, किसी को पता नहीं चला। तो मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, ये हमारी आपसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, लेकिन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो चीज यहाँ महाराजा के टाइम नहीं हुई, जो चीज यहाँ बीजेपी ने कोशिश नहीं की उर्दू को मिटाने की, हमारे निजाम से निकालने की, वो आप क्यों कर रहे हैं? ये क्या एलर्जी है आपको उमर साहब उर्दू से कि आप ऑर्डर बाय ऑर्डर निकाल रहे हैं? पहले आप कहते हैं कि रेवेन्यू के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप डिजिटाइजेशन इंग्लिश में ही करिए, उर्दू को फेंक दीजिए। फिर आप कहते हैं जब हम रिक्रूटमेंट करेंगे रेवेन्यू में, उसके लिए आपको उर्दू की नॉलेज होनी ही जरूरी नहीं है। तो आप क्यों हमारी तारीख से उर्दू मिटा रहे हैं? हमारे फ्यूचर का जो मुस्तकबिल है आप वो क्यों मिटाना चाहते हैं? आप जानते हैं उर्दू हमारे तहजीब, अदब, दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में सब लोगों की मादरी जुबान अलग अलग होती है, मेरी कश्मीरी है, किसी की गोजरी है, किसी की पहाड़ी है। हम आपस में बातचीत उर्दू। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने PDP की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी हुकूमत की वजाहत को मुस्तरद करके दरअसल अपनी सियासी बका बचाने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि पीडीपी अपनी गिरती हुई साख को छुपाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। उनके मुताबिक पार्टी पहले ही राज्यसभा इंतखाबात के मामले में बेनकाब हो चुकी है और अब नए मसाइल उठाकर अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पीडीपी तो जो सच बात होगी उसको वो रिजेक्ट ही करते हैं। ये हमने एक उनका प्ले बुक देखा हुआ है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस पर क्लैरिफिकेशन दी है। ऑनरेबल एडवाइज़र साहब ने पूरा वाज़ह तरीके में बात की कि कोई ऑर्डर है नहीं। अब जैसा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ये वही इंसान है जिनको डॉक्टर बशीर ने 10,000 वोटों से हराया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब इनके अपने लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये क्या हमको लेसन देंगी। और वेरी अनफॉर्चुनेट जो मुझे लग रहा है कि जो गलत बयानी हो रही है और लोगों के बीच में कन्फ्यूजन डालने की कोशिश की जा रही है। इससे लोग यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं है, लोग इलिटरेट नहीं है, उनको पता है कौन सही है और कौन गलत है। अब आप देखिए, कल से गिलानी साहब की वीडियो को डाला जा रहा है। आज मैंने देखा कि ट्विटर में इल्तिजा मुफ्ती ने उनका एक वीडियो शेयर किया है अबाउट उर्दू। अब मुझे बताइए खुदारा कि ये वही पार्टी है जिसने कल बीजेपी को यहाँ पे लाया। पीडीपी की वजह से ही हम इन हालातों में आ गए हैं। पीडीपी की वजह से हमारी ऑटोनॉमी ख़त्म हुई है। पीडीपी ने बीजेपी को कश्मीर में इनरोड्स दिए। आज जो बीजेपी हमारे सर के ऊपर बैठ रही है वो पीडीपी की बदौलत है। और आज अब इनका नया स्क्रिप्ट देखिए, क्योंकि इनको मालूम है कल ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। जो एक इंकिशाफ हुआ, आरटीआई का इंकिशाफ हुआ रिगार्डिंग राज्यसभा इलेक्शंस, उसमें तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। और उसको बचाने के लिए, उस एम्बेरसमेंट को बचाने के लिए इन्होंने उर्दू का बहाना लिया। और अब जब वो भी एक्सपोज हो गई, जब शाम को ऑनरेबल एडवाइज़र साहब ने भी उस पर भी जो है पूरे गवर्नमेंट का अपना स्टैंड बता दिया, अब सुबह गिलानी साहब को ला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जंप कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी साख्त बचाने के लिए। इन्होंने पहले बीजेपी का इस्तेमाल किया, उसके बाद अब गिलानी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि पीडीपी प्रमोट करती है सेपरेटिस्ट माइंडसेट को। ये एक नया इनका ड्रामा है। और मुझे लगता है कि लोग आज बेवकूफ़ नहीं, उनको समझ आ गया होगा कि जो इल्तिजा मुफ्ती जी कर रही हैं ये अपनी साख्त बचाने के लिए कर रही है। बाकी जो हमको बोलना था हमने ऑलरेडी कल बोला और हमने लोगों के कोर्ट में अपनी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के तर्जुमान शेख इमरान ने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली सेक्रेटरीट की आरटीआई रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ कि राज्यसभा इंतखाबात के दौरान पीडीपी ने कोई पोलिंग एजेंट मुकर्रर नहीं किया, जिससे कई सियासी जमातें बेनकाब हो गई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी की जीत में सहूलत फराम की और राज्यसभा नशिस्त तोहफे में दे दी। शेख इमरान ने मज़ीद कहा कि अब इस मामले से तवज्जो हटाने के लिए उर्दू ज़ुबान का मसला उठाया जा रहा है। राज्यसभा का इलेक्शन एक इलेक्शन होता है जिसमें एमएलए वोट डालते हैं और ये ओपन बैलेट वोट होता है। राज्यसभा के इलेक्शन में जो एमएलए लोगों ने चुने, उन एमएलए ने जिन्होंने बोला हम कांग्रेस तंजीम से हैं, हम अवामी इत्तेहाद पार्टी से हैं, हम पीडीपी से हैं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, चारों का एक ही बोली थी बीजेपी के खिलाफ। फिर 8 वोट बीजेपी को कहां से आए, ये जम्मू कश्मीर की अवाम को जानना चाहिए। जम्मू कश्मीर की अवाम ने पीडीपी को 28 से 3 पर लाया। 3 से 0 लाने में मुझे नहीं लगता अब कोई कोताही पीडीपी ने छोड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी मैं जिक्र करूंगा। हैरान इस बात पे हम होते हैं कि कांग्रेस ने, इसमें कांग्रेस भी मुलव्वस है। आरटीआई रिप्लाई जो असेंबली सेक्रेटरीट ने दी, जो अनएम्बिगुअस है, उसमें 4 एजेंट एनसी ने रखे थे, 2 बीजेपी ने रखे थे, 1 कांग्रेस ने रखा था। ना पीडीपी का कोई, ना अवामी इत्तेहाद पार्टी का पता ना आता। ये पीडीपी 0 एजेंट्स। ये इलेक्शन जो है, इसके बाद जब सवाल जवाब उठे इस पर यह हुआ कि रूल्स के हिसाब से, चूंकि पीडीपी का कैंडिडेट नहीं था, उनको रूल्स कहते हैं कि नहीं रखना है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं।
देखिए, हमारा यहां मुद्दा मकसद एक है, पीडीपी ने एजेंट नहीं रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आवाज नहीं उठाई। ये जैसे सजाद गनी लोन साहब ने चूज किया कि वो इससे दूर रहे, क्योंकि उनको लगा ये मैच फिक्सिंग है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक एमएलए, हमारा कायद सजाद गनी लोन साहब थे, वो इससे बाहर रहे। इसलिए बाहर रहे, उनको मैच फिक्सिंग ये लगी। आज आरटीए की रेवल्यूशंस जो है, उनसे ये वाजिया हो रहा है, प्रूव हो रहा है कि ये मैच फिक्सिंग थी। इससे नया भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा पूंछ की जानिब से सुभाष चंद्र बोस पार्क में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यह एहतजाज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ किया गया, जिस दौरान मुजाहिरीन ने उनका पुतला भी नजर आतिश किया। मुजाहरा राहुल गांधी के खवातीन रिजर्वेशन बिल से मुतल्लिक बयानात के खिलाफ किया गया। महिला मोर्चा के कारकुनान ने उन बयानात की सख्त मजम्मत करते हुए नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि यह बयानात खवातीन की तौहीन के मुतरादिफ है। उन्होंने खवातीन को बाख्तियार बनाने वाले बिल की मुखालफत पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और राहुल गांधी से फौरी माफ़ी का मुतालबा किया। शर्मा, आज हमने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट राहुल गांधी। एक्चुअली हुआ क्या था कि अप्रैल 2026 में पार्लियामेंट में एक बिल पास होना था, जो कि हम महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था। बिल किस तरह था, उसका उद्देश्य ये था कि जो 33% सीट्स जो लोकसभा में है वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाए। बिल का नाम था महिला आरक्षण बिल, जो कि पास नहीं किया गया। सबसे कम वोटिंग्स दी गई वहाँ पे, तो जिसकी वजह से बिल पास नहीं हुआ गया। तो हम सब यहाँ पे अगेंस्ट उनके यहाँ पे प्रोटेस्ट कर। इस विषय पे है कि जो पिछले महीने हमारा 16-17 को जो 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिल रहा था, वहाँ पर हमारी विपक्ष पार्टी ने वहाँ पे जो विरोध किया है, उस विषय में राहुल गांधी से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपको आप ऐसे तो आप बोलते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, जब महिलाओं को हक देने की बारी आई तो वो महिलाओं के हक की बात नहीं करते। तो हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 से लेके अभी तक जहां महिलाओं को उन्होंने 33% आरक्षण दिया, मतलब वो महिलाओं के साथ खड़े हैं। देखिए, 33% जो महिलाओं को सीटें आरक्षित की जानी थी राजनीति में, उसका जो है कड़ा विरोध किया गया है। चाहे आप विपक्ष की पार्टी कह लीजिए या विपक्ष हमारे दुश्मनी महिलाओं के कह लीजिए। वैसे तो हम कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन जब जमीनी सतह पे लेडीज को पास हो जाते हैं, हमारे सनातन में कहा जाता है यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जब नारेस्तु को पूजने की बात की जाती है, आज हमारा जब बिल पास होना था तो वहाँ पे संसद में उन्होंने हंगामा मचा दिया। वो शायद ये चीज भूल चुके हैं कि उनके घर में भी बेटियां हैं, वो वही महिलाएं हैं, और ये वही महिलाएं जिनकी कोख से उन्होंने जन्म लिया है। और आज वो सिर्फ महिलाओं के में नहीं है, बल्कि अपनी माता, अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी माओं के सभी के खिलाफ है। वो क्यों हमेशा हमारे साथ भेदभाव किया जाता है? जब 2023 में इस बिल को पास किया गया संसद में, हमें यही उम्मीद थी कि शायद आगे हमारे इस बिल के साथ हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी और महिलाओं को उनकी सीटें जो है रिजर्व की जाएंगे हर फील्ड में। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ बातों में, वीडियोस में ये दिखाया जाता है कि नारी को आगे सम्मान दिया जाता है। एमएलए शुपैयाँ एडवोकेट शबीर अहमद कुली ने जामिया सिराजुल उलूम इमाम साहब शुपैयाँ को बंद करने के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ऐसे तालीमी इदारे जहाँ सरकारी और दीनी तालीम दोनों फराम की जाती है, मुआशरे की बुनियाद होते हैं। उन्होंने कहा कि इस इदारे में 400 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है, जबकि तकरीबन 100 मुलाज़मीन का रोज़गार भी इसी से वाबस्ता है, जो इस फैसले से बुरी तरह मुतासर हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी इदारे को गैरकानूनी तरीके से बंद करना हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है और इस तरह के इकदाम अवाम में बेचैनी पैदा करते हैं। उनका कहना था कि मुंतखब हुकूमत की खामोशी भी सवाल निशान है, जो इस अहम मामले पर तमाशाई बनी हुई है। एडवोकेट शबीर अहमद कुली ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इस फैसले पर नज़रसानी करे और तलबा व मुलाज़मीन के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए इंसाफ पर मबनी कदम उठाए ताकि लोगों के साथ इंसाफ किया जा सके। लेकिन अब दारुल उलूम पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उसको अलाउ किया गया, वो रिकॉग्नाइज्ड है, वो दीनी तालीम के अलावा वो ये साइंसी तालीम भी देता है। बच्चे वहाँ 800 बच्चे पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज्ड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मतलब कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन भी है, स्टेट बोर्ड का भी रजिस्ट्रेशन,
उसमें मैट्रिक के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, 12th के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, और हम सोच रहे थे कि हम अब आगे जाके इसको यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल हमने पास की किस लिए, जहाँ जहाँ डर्थ है, जहाँ जहाँ बच्चे ज़्यादा है, वहाँ यूनिवर्सिटी भी हम बना सकते हैं। लेकिन कल एक हुक्मनामा आया, आज तक तो ये हुक्मनामा नहीं, कल ही हुक्मनामा आया, और यहाँ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ चल रही है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ क्या चल रही है, वहाँ लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, साइंस के साथ साथ दीनी तालीम भी पढ़ रहे हैं। तो ये कोई जुर्म है नहीं, किसी भी कानून में ये जुर्म नहीं है। लेकिन कल उन्होंने तो ऑर्डर निकाला, लेकिन मुझे हैरत हुई है कि वहाँ, यहाँ हमारी मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री के नहीं है तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री है हमारी, हमारा पूरा गवर्नमेंट सिस्टम है, किसी ने बात ही नहीं की अभी तक कि क्यों किया। यानी जैसे कोई गवर्नमेंट चलती नहीं है, जैसे सब कुछ ठप ठप बढ़ रहा है यहाँ, वैसे ही जैसे गवर्नर राज पहले भी था, जैसे वही आज भी है, ऊपर से कोई तानाशाही आर्डर आएगा। जनूबी कश्मीर के शांगस अनंतनाग में कॉन्फ्रेंस हॉल का इफ्तिताह एमएलए शांगस ईस्ट अनंतनाग एडवोकेट रियाज अहमद ने किया, और इस मौके पर लोगों की खास तादाद तकरीब में मौजूद थी। इनके हमरा डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर शबीर हुसैन भट्ट और बीडीओ शांगस आदिल हुसैन लोन भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकामी लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल शांगस के अवाम की बेहतरी के लिए एक अहम संग-मील साबित होगा, और इससे मकामी लोगों को मुख्तलिफ समाजी, तालीमी और इंतज़ामी सरगर्मियों में सहूलत हासिल होगी। डायरेक्टर RDD ने अपने खिताब में कहा कि हम आवाम की खिदमत के लिए पुरज़्ज़म हैं और उनके जायज़ मुतालबात को हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। एमएलए शांगस ईस्ट अनंतनाग एडवोकेट रियाज अहमद ने कहा कि आवाम को उन्होंने यकीन दिलाया कि उनके तमाम जायज़ मसाइल और शिकायत हमेशा उनकी अव्वलीन तरजीह रहेगी। वहाँ काम सही नहीं होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी इस जगह को 70 साल पहले मिलना हुआ होना चाहिए था, क्योंकि ये तहसील हेडक्वार्टर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है, कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर है। हमारे जो तहसील लेवल के ऑफिसर्स हैं, ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको एक रिव्यू लेने के लिए इस जगह कोई जगह दस्तियाब ही नहीं थी, और न ऑनरेबल MLAs को कहीं अफसरों के साथ बात करने के लिए जगह थी। मैंने जब ओहदा संभाला तो पहले अवलीन फुर्सत में मैंने रूरल डेवलपमेंट की अथॉरिटीज़ के साथ बात उठाई। मैं डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट का मशकूर हूँ, ऑनरेबल मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट का मशकूर हूँ, कमिश्नर सेक्रेटरी का, यहाँ के BDO और ACD साहब का शुक्रिया हूँ, जिन्होंने मुझे कॉपरेट करके इस आलीशान बिल्डिंग को तामीर करके आज आवाम के नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी नेफ्ट श्रीनगर के ओमपोरा कैंपस बडगाम में सालाना खेल और सकाफती मेले स्पेक्ट्रम 2026 का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, जो इदारे की तख्लीकी सलाहियत, इख्तियारात और हमा जहत तरक्की के अज़म की अक्कासी करता है। तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर बडगाम अतहर आमिर खान ने किया। इस मौके पर SP बडगाम और नेफ्ट श्रीनगर के डायरेक्टर मोनिका गुप्ता भी मौजूद थी। अपने खिताब में मौज़ीन ने नेफ्ट श्रीनगर के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि ऐसे प्लेटफार्म नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार, बैन इदारी ताउन और सकाफती तबादले के मौका फराहम करते हैं। डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका गुप्ता ने गैर निसाबी सरगर्मी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ये सरगर्मियाँ तलबा में तख्लीकी सलाहियतों, नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद को फ़रोग़ देती है। इस फेस्टिवल में कश्मीर भर के मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा ने शिरकत की, जहाँ खेल, सकाफती और अदबी प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों के टैलेंट को उजागर करना और समाजी हम आहंगी को मजबूत बनाना है। स्पेक्ट्रम 2026 नेफ्ट श्रीनगर की जानिब से खिते में शमूलियत और सकाफती इंजमाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों का मुज़हिर है। अमेजमेंट और हैरान होना, हैरत, ये है इसकी थीम। बेसिकली क्रिएटिविटी पे हमारा मेन फोकस है कि हमारे कॉलेज को वो देखें। हमारे बच्चों का हमने डिस्प्ले लगाया हुआ है, सारा काम जो उन्होंने किया है। ये हमारा 10वां साल है यहाँ पे, बट अभी भी हमारे पास कश्मीरी बच्चे काम आते हैं। हम चाहते हैं कि और अवेयरनेस हो, बच्चों को पता चले कि यहाँ पे क्या होता है, कि फैशन का मतलब खाली गारमेंट बनाना नहीं, क्राफ्ट से रिलेटेड काम भी बहुत सारा होता है। तो वो आए, अपना इंटरेस्ट शो करें, हमें उन्हें भी अवेयरनेस हो। और हम अलग अलग कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो दे कैन बी पार्ट ऑफ। अभी नहीं है, अभी हम बहुत जल्दी अगले महीने नेक्स्ट मंथ शुरू करेंगे। 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने के ऐसे कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। टूरिज़्म, हम एक्चुअली टूरिज़्म मिनिस्ट्री से मिलने वाले हैं और उनसे हम डिस्कस करेंगे
हम उनके लिए शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बना सकते हैं टूरिज्म के बारे में और उसे प्रमोट कर सकते हैं। और अभी हम लोग कोई ऑफर नहीं करते, बट अगर मिनिस्ट्री चाहेगी तो हम बांडीपोरा के इलाके शैगनपोरा के मकामी लोगों ने संभल से सीधी तशवीश का इजहार किया है और इल्ज़ाम लगाया कि हालिया मरम्मती काम ने सूरत को बेहतर बनाने के बजाय मजीद ख़राब कर दिया। मुकामी लोगों के मुताबिक सड़क पहले ख़राब हालत में थी, ताहम महकमे तामीरात आमा R&B की जानिब से की गई पेच वर्क के दौरान पत्थर बिछाकर उन पर मिट्टी डाल दी गई, जिसके बाद सड़क खासतौर पर बारिश के दौरान फिसलने का शिकार हो गई। मुसाफिरों का कहना है कि इस अमल ने सड़क को पहले ही ज़्यादा ख़तरनाक बना दिया है। मुकामी लोगों ने हुकाम से मुतालबा किया कि वो काम का जायज़ा लें और मयारी तामीर को यकीनी बनाए ताकि हादसा और आवामी मुश्किलात से बचा जा सके। राबता करने पर R&B डिवीज़न संभल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तरवीन अहमद ने बताया कि सड़क का काम अभी जारी और मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने वजाहत की कि यह तामीराती अमल का एक मामूल का मरहला है और पैच वर्क जारी है, जबकि आखिरी सतह फाइनल सरफेस काम मुकम्मल होने के बाद बिछाई जाएगी। चंद घंटों के बाद इसी सड़क पर मजीद मिट्टी डालकर इसे हमवार किया गया, जिससे सड़क की हालत में वाज़ह बेहतरी आई और आने जाने वालों को कुछ हद तक राहत मिली। सोनावारी पे गसान यह रोड सिंगपोर पतिम 8 वरी वत आला हुकामन वनान यह करतो ठीक। अफसोस कत यह चीज़ कि आज तान बोज न सोन कंसे तो MLA साहब यम जन तिमन निश गए लूख तिमन तक यह करतो ठीक। वन गई अख जो दो तिमो योर यह रोड वगैरह सोजम अख जो गाड़ी तिमो दोप शायद अम सत मा अंदस कह पत त्रवक यम अख जो गाड़ी रोड पत चक आज त्रमज अत पे वो मिच। बड़ अफसोस कत यह चीज़ कि जन R&B संभल टीम शायद तथ मज सुपरवाइजर साहब या JE साहब एक्जन साहब बड़ अफसोस यह कत कि तिहज टीम जन सह क्या कर अगर कुन इशूस अगर कुन हिसाब यह ठीक यह रोड तुम वनकन वो अत पे त्रावान यम मिच। मतलब लॉ क्या वनान कानून क्या वनान जन यह एस्टिमेट यह DPR यह कम कोर अप्रूव तो यह अत मज आइटम यह कम थो। MLA साहब हमेश आज गई 20 वरी या 15 वरी अम ब्रो MLA आज तो MLA वन मगर सन कमा अंदान कह MLA साहबस ये कहीं अपोजिशन न प्रसनस का अकाउंटेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, बात खिते चनाब ज़िला डोडा के बलेसा की करते हैं और आपको बता दें कि बलेसा के इलाके में ठाठी कलोतरा सड़क की खस्ता हाली दिन ब दिन संगीन होती जा रही है, जिसके बायस मुकामी लोगों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों के मुताबिक बारिश के मौसम में सूरत मज़ीद ख़राब हो जाती है, जब सड़क पर जगह जगह गड्ढे और टूट फूट इसे ख़तरनाक बना देते हैं, जिससे हादसा का खदशा बढ़ जाता है। मुकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील किया कि 30 किलोमीटर तवील इस अहम सड़क की फौरी मरम्मत की जाए। उनका कहना है कि ये सड़क इलाके के लाखों लोगों के लिए एक अहम राबता है और इसकी बरवकत मरम्मत से रोज़ाना सफ़र करने वालों, ट्रांसपोर्टर्स और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अवाम ने मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि मज़ीद मुश्किलात से बचने के लिए मरम्मती काम को तरजीह बुनियादों पर शुरू किया जाए ताकि लोगों को जल्द राहत फराहम हो सके। हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसी रोड से गुजर, लेकिन कोई टस से मस नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। गहरी नींद में सोए हुए हैं और सफर हो रही है आम जनता। लोगों की गाड़ियों के नुकसान हो रहे हैं, लोगों को आए दिन आप देख रहे हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और इसी मुकाम पे 2 नौजवानों ने अपनी जान की बाजी लगा के, ये जो आप देख रहे हैं 2 लोगों ने यहाँ पे अपनी जान गंवाई थी और आज फिर देख लीजिए ये जो डेरबिस है यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। लेकिन कंसर्न डिपार्टमेंट फिर से किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार होने का वो वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना होगी, उसके बाद मशीन्स भेजेंगे। यहाँ पे ज्यादा पेश आते हैं। वो क्यों आते हैं? ये सड़क की हालत आप दिखा दीजिए, ये जो खड्डे यहाँ पे बने हुए हैं, इन खड्डों में गाड़ी जो है यहाँ पे खड्डों में जो है तो जंप लग लग के गाड़ी की लाइफ खत्म हो जाती है और कहीं ना कहीं कहीं पे भी गाड़ी खराब हो जाती है, वहां पे जो है तो एक सड़क हादसा जो है पेश आता है। इसमें जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सरकार को भी जो है एक अच्छा कदम उठाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का भी फर्ज बनता है कि आप लोगों की भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है जनाब, अगर आपकी गाड़ियों पे अगर नीली बत्ती लगी हुई है, अगर आपकी गाड़ियों को बत्ती लगी हुई है, अगर आप लोग गाड़ियों को बड़ी बड़ी गाड़ियों पे चल रहे हो तो आप उनका भी सोचिए। जो लोग इस ऑटो में यहाँ पे जा रहे हो, ये रिक्शा यहाँ से जा रहे हो। किल्होत्रान और ग्वाड़ी का ये सड़क है। अभी अभी एसडीएम साहब भी 2 मिनट यहाँ से पहले यहाँ से गुजरे हैं, MLA साहब भी यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ के प्रशासन का हर छोटा बड़ा अधिकारी यहाँ से गुजरता है, लेकिन सड़क का ध्यान किसी को नहीं है। बारिश के दिनों में
और भी माहौल खराब हो जाता है, और भी मुश्किलातें यहाँ पर हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ से ये गाड़ी आ रही है, अब ये गाड़ी भी जो है जब इसमें से जाएगी तो आप देखें, अब ये गाड़ी जब इसमें से गुजरती है तो गाड़ियों का भी नुकसान होता है, लोगों को कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन कंट्रैक्टर्स को भी नहीं पूछा जाता जिनके पास स्टेज कॉन्ट्रैक्ट है। अब देखिए पीछे ये मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पुराना मलबा जम चुका है, लेकिन इसे हटाने का काम कोई भी नहीं करेगा। बड़े बड़े दावे यहाँ पे नेशनल हाईवे के किए जाते हैं, भाई यहाँ पे नेशनल हाईवे बनेगी, बड़े बड़े टनल यहाँ पर बनेंगे, लेकिन अफसोस है कि टनल तो छोड़िए, हमारी ठाठरी किलोहत्रान सड़क के हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि यहाँ पर ये सड़क जो है अब मौत का घर बनती जा रही है। चलिए अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।